Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आज हम करने जा रहे हैं MSO 004 दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया का एक फुल टाइप ऑफ रिवीजन, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है December 11 को और आज मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने पिछले 10 साल के पेपर एनालाइज करके निकाले हैं, वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मैं रिवीजन आपको इस वीडियो के थ्रू कराने वाली हूँ। इसमें जितने भी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं जो आपको करके ही जाने हैं कल के एग्जाम के लिए, वो सारे प्रेजेंट हैं और मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो टॉपिक समझा भी दूंगी ताकि आप लोग अपने एग्जाम के लिए ज़्यादा प्रिपेयर कर पाओ। आपका 70 to 80% सिलेबस सिर्फ इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करके ही जाने हैं, मैंडेटरी, आप कल के पेपर के लिए ये टॉपिक्स नहीं छोड़ सकते बिकॉज इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ढंग से देखना और हम ईच एंड एवरीथिंग जो इस पीपीटी में प्रेजेंट होगा वो सब पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ताकि आप समझ पाओ और आपको कीवर्ड्स वगैरह याद रह जाएं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया ही आपका जो है सब्जेक्ट है यहाँ पर MSO 004 का। देखो, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया ने एक डिस्टिंक्ट फील्ड है जो इंडियन सोसाइटी के फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब इंडियन सोसाइटी के फीचर्स क्या हैं? हम अपने आसपास क्या क्या देखते हैं जो बहुत जनरली हमें दिखता है, दैट इज कास्ट, किनशिप, हमारे रिलेशनशिप्स वगैरह, फैमिली रिलेशन, रिलीजन, ट्राइब्स, इनइक्वालिटी, हमारी पुरानी सोच और हमारे अब के मॉडर्न आइडियाज। तो यही सब जो है हम सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं कि इंडियन सोशियोलॉजी इमर्ज कैसे हुई। इस पे क्वेश्चन आते हैं, देखो ये रहा द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी। तो इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कैसे इंडियन सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई, कैसे इवॉल्व हुई, क्यों हम लोग इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। देखो, पुराने टाइम पे ना कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो इंडियन सोसाइटी को समझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तब के टाइम जब हम कॉलोनाइज्ड थे, जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तब के टाइम उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए काफी सारे सर्वेस करे थे, काफी सारे एथनोग्राफिक अकाउंट्स बनाए थे। एथनोग्राफिक यानी कि उन्होंने खुद फील्ड में जाकर लोगों से पूछ पूछ के चीजें समझी थी। ठीक है, तो तब से ये चीज जो है चलती आ रही है। उसके बाद जब पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, फ्रीडम मिल गया, उसके बाद वेस्टर्न थ्योरीज को इंडियन रियलिटीज के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने रीशेप करा। इसको हम कहते हैं इंडियनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी, यस, ये सोशियोलॉजी नहीं होता, इसको सोशियोलॉजी ही बोलते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। देखो, जो भी कॉलोनाइज्ड उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर हम लोगों को समझा था, वो उन्होंने अपने वेस्टर्न थॉट के अकॉर्डिंग समझा था, जो उनकी वेस्टर्न नॉलेज थी। लेकिन जब हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस, हमें फ्रीडम मिला, उसके बाद हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट थे सारे, उन लोगों ने अपनी तरीके से उन आइडियाज को रीशेप करा इंडियन लेंस से, ताकि हम इंडियन वे से सोसाइटी को समझ सकें। आज के टाइम में इंडियन सोशियोलॉजी फोकस करता है आइडेंटिटी, इनइक्वालिटी, सोशल चेंज, लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन कम्युनिटीज, इस सब पे। तो हम यही सब जो है पढ़ने वाले हैं इस पेपर में। अगर तुम्हें आज है ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, तो तुम्हें यही लिखना है कि कॉलोनाइज थे तब एडमिनिस्ट्रेटर ने समझा था, फिर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने अपने लेंस से समझा। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आ सकता है। कास्ट बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का। तो और वैसे भी देखा जाए तो कास्ट इंडियन सोसाइटी का ना कोर इंस्टीट्यूशन है। हमारी इंडियन सोसाइटी सारी इसके आसपास ही रिवॉल्व करती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम देख लेते हैं कास्ट की डेफिनेशन। यहाँ पे मैंने आपको कास्ट की डेफिनेशन वगैरह सब दे रखी है, लेकिन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, अगर तुम्हें आंसर लिखने के टाइम पे कुछ कीवर्ड्स मेंशन करने हैं, तो देखो सुनना प्लीज, अपने आसपास कोई नोटबुक वगैरह ले लेना ताकि तुम ये लिखते रहो चीजें। कास्ट जो है ना, एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो रही है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिसको समझना बहुत मुश्किल है और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में जो है डिफरेंशिएशन आ रहा है, सब अलग अलग ग्रुप्स में जो है बटे हुए हैं। कास्ट एक क्लोज हेरिडिटरी सिस्टम है, यानी कि एक बंदा जिस कास्ट में पैदा हुआ वो उसी में रहता है। इतना इजीली आसान नहीं होता एक दूसरी जगह मूव करना,
एक कास्ट से दूसरी कास्ट में मूव करना, ठीक है। कास्ट बाय बर्थ होता है, दैट इज हम जिस कास्ट में पैदा हुए हमें ऑटोमेटिकली उसकी मेंबरशिप मिल जाती है, मतलब हम ऑटोमेटिकली उसी कास्ट का पार्ट बन जाते हैं। यहाँ पे मोबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, बिकॉज लोग अपनी कास्ट के बाहर शादी नहीं करते यूजुअली। यहाँ पे एंडोगामी कंपल्सरी होती है, यानी कि अपनी ही कास्ट में शादी करना। ऑक्यूपेशन जो है ट्रेडिशनली फिक्स्ड होते हैं, यानी कि आप इस सबको ना रूरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। जैसे विलेजेस में कास्ट का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पे क्या होता है कि अगर एक बंदा कारपेंटर है तो उसका बेटा भी कारपेंटर ही बनेगा। तो इसलिए ऑक्यूपेशन जो है वहां पे फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि वहां पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला कॉन्सेप्ट जो है फॉलो होता है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन कंट्रोल होता है प्योरिटी पोल्यूशन के टॉपिक से, यानी कि देखो एक ब्राह्मण जो है वो प्रीस्ट बनता है, और एक जो दलित है वो जो है उसको सैनिटेशन वर्कर वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे ना एक ब्राह्मण और दलित आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो फिर जो है ब्राह्मण प्योर है और एक जो दलित है वो पोल्यूटेड है, तो वो उस ब्राह्मण को भी पोल्यूट कर देगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत फॉलो होता है कास्ट में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्ना एंड जाति। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है। वर्ना में देखो 4-फोल्ड मॉडल जो है करा जाता है, दैट इज मैंने जो अभी बताया आप लोगों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो वाला। उसके बाद जाति जो है, जाति बहुत सारे लोकल ग्रुप्स हैं, लाइक एक कास्ट के नीचे आ जाता है जाति। जाति बहुत सारी होती है, एवरीडे जो लाइफ में यूज होती है, ठीक है। मैंने कोर फीचर्स आपको कास्ट के समझा दिए कि ये बाय बर्थ होता है, यहाँ पे विद इन कास्ट ग्रुप ही शादी करनी होती है, ऑक्यूपेशनल लिंकेज होता है, हायरार्की प्योरिटी पोल्यूशन वाला फॉलो होता है, सोशल रिस्ट्रिक्शन फॉलो होते हैं। यानी कि मैंने बताया आपको एक ब्राह्मण जो है दलित से के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता, उसके फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में नहीं रह सकते। यानी कि अगर एक दलित किसी ऐसी जगह से गुजरा, एक ऐसी सड़क पे से गुजरा, तो वहां से एक ब्राह्मण नहीं जाएगा, बिकॉज वो पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये फॉलो होती है बहुत ज्यादा कास्ट में। लेकिन अगर हम मॉडर्न सिस्टम देखें कास्ट के, जो यहाँ पे दे रखे हैं आपको, अगर हम अभी के टाइम पे कास्ट देखें स्पेशली अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया में क्या हो गया, एजुकेशन और लॉ की वजह से कास्ट बहुत वीकन हो गया है। यहाँ पे हमारी डेली लाइफ में, एक अर्बन डेली लाइफ में, लाइक दिल्ली अगर मैं कहूँ, तो यहाँ पे इतना ज्यादा कास्ट नहीं यूज होता। यहाँ पे मैरिज पैटर्न्स डिफरेंट हैं, पॉलिटिक्स वगैरह में थोड़ा बहुत यूज होता है, रिसोर्स एक्सेस में यूज होता है, जैसे कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अभी भी है। तो काफी मॉडर्न चीजों में कास्ट यूज होता है, लेकिन डेली लाइफ में नहीं होता, ठीक है। तो आज भी जो है कास्ट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, चीजें रूरल एरियाज में, अर्बनाइज्ड में है, लेकिन मॉडर्न तरीके से। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, कास्ट के फीचर्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगी कास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। आई हैव लाइक 99% थॉट्स कि ये क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव मतलब इंडियन सोशियोलॉजी जब तुम पढ़ रहे हो तो यही चीज है जो मेन इंडिया में बहुत डिफरेंट है और लोगों से और सोशियोलॉजी से, ठीक है। तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पे बेस्ड है कास्ट, लाइक मनुस्मृति जो थी हिंदूज की पुरानी, उसके बेस पे ना यहाँ पे कास्ट हायरार्की को डिवाइड करा गया है, ठीक है। उनको बताया गया है ऊपर से नीचे तक कि कौन सबसे ऊपर है कास्ट में, हेरिडिटरी अगर हम देखें सोशल हायरार्की में, और कौन सबसे नीचे है। हम इसके कुछ की कंपोनेंट्स देख लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कास्ट में सिर्फ फॉलो होती हैं। एक तो रिलीजियस लेजिटिमेशन, यानी कि जो जिस कास्ट में पैदा हुआ है ना उसको गॉड्स विल पे डाल दिया जाता है, यानी कि भगवान ने चाहा इसलिए तुम ऐसे हो, ठीक है। भगवान मनुस्मृति पे बेस्ड है, तो भगवान ने ऐसा कहा है इसलिए हम ये सब फॉलो करते हैं। रिचुअल डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, ब्राह्मण्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं रिचुअल्स और प्योरिटी नॉर्म्स वगैरह, यानी कि रूल्स वगैरह जितने भी हैं आपके पैदा होने से लेकर डेथ तक के, वो सारे एक ब्राह्मण के हाथ में होते हैं। आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, नॉलेज एजुकेशन पर ब्राह्मण्स का जो है मोनोपोली होता है, वो लोग पढ़ने का उनको हक है, लेकिन एक दलित को या फिर शूद्रा को नहीं है। कार्मिक जस्टिफिकेशन बहुत बोला जाता है इसमें, यानी कि बर्थ अगर तुम्हारा किसी कास्ट में हुआ है, अगर कोई शूद्रा या फिर दलित में हो गया है, तो ये तुम्हारी पास्ट लाइफ का कर्म है, इसलिए ये इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे मॉडर्न जो स्कॉलर्स वगैरह हैं उनका काम तुम रख सकते हो, डोमिनेंट कास्ट ग्रुप ये सब पूछा जा सकता है, तो इस सब का ध्यान रखना अपने पेपर के लिए, ठीक है।
यहाँ पे एक और चीज बोली गई है। देखो, सोसाइटी को ना ऑर्गेनाइज करा गया है वर्णास में। मैंने 4 वर्णा आपको बता दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका ना जब भी पेपर आएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ऐसे करके ना एक ट्राइंगल बनाना। उस ट्राइंगल को तुम्हें 4 में डिवाइड करना है, 1 2 3 4। ठीक है। सबसे ऊपर आ जाएगा ब्राह्मण, फिर आ जाएगा क्षत्रिय, फिर आ जाएगा वैश्य, और फिर आ जाएगा शूद्र। अब तुम यहाँ पे सब कुछ मेंशन करोगे और तुम ये बताओगे कि पहले क्या बोला जाता था। जो भगवान है ना, भगवान का हेड होता है ब्राह्मण, वहां से ब्राह्मण आए हैं। क्षत्रिय आते हैं आम से, इसलिए ये जो है ये प्रीस्ट बनते हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं। क्षत्रिय वॉरियर वगैरह बनते हैं। वैश्य थाइस से, तो मतलब सर्विस में ज्यादा हो गए। ठीक है। और शूद्रा फीड से, तो यानी कि सारे लोग काम जो होते हैं, जितने भी सैनिटेशन वगैरह से रिलेटेड काम है, ये सारे जो है शूद्रा करते हैं। इसलिए ये चीज यहाँ पे मैंने देखो बताई भी हुई है, लिखा हुआ है, इसको पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम जरूर बना के आना अगर तुम्हें पेपर में आता है ये क्वेश्चन तो। ठीक है। बाकी अब हम देखें कि मॉडर्न स्कॉलर्स का अगर हम देखें, तो अंबेडकर ने बहुत ज्यादा कास्ट पे काम करा है। अंबेडकर ने इस चीज को क्रिटिसाइज करा था। उन्होंने कहा था कि एक तो ये इनइक्वालिटी बहुत जस्टिफाई करता है, ब्राह्मणिकल जो कास्ट फोल्ड है वर्ना वाला, ऑपरेशन को नेचुरल बना देता है, और लोअर कास्ट के राइट को सप्रेस करता है। ठीक है। एग्जाम में हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आए तो लिख कर आना कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर इज इक्वल टू आइडियोलॉजिकल टूल ऑफ डोमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर लिख कर आओगे तो ज्यादा तुम्हें मार्क्स मिलेंगे ऑब्वियसली। अब ये 3 मेजर थिंकर्स हम देख लेते हैं कास्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों थिंकर्स। पहली तो आ जाते हैं जीएस घुरे। इन्होंने इंडियन वे में बहुत, इंडियन अगर मैं कहूँ कि कास्ट पे किसी ने सबसे ज्यादा काम करा है तो वो जीएस घुरे हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है। तो इन्होंने ना, इनका जो कास्ट को लेके व्यू था वो कल्चरल हिस्टोरिकल व्यू था। घुरे कास्ट को 6 फीचर्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। 6 फीचर्स हैं इनके, आपको ये 6 फीचर्स आने चाहिए। अगर क्वेश्चन आते हैं जीएस घुरे पे तो आपको ये 6 डिफाइनिंग फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं आपको बता देती हूँ वो क्या है। एक तो सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी को सेगमेंट्स में डिवाइड करा गया है, अलग अलग करा गया है। हायरार्की यहाँ फॉलो होती है ऊपर से नीचे तक, मतलब कि कोई ऊपर है कोई नीचे है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस फॉलो होते हैं फूड एंड सोशल इंटरेक्शन पे। यहाँ पे सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज के बारे में बात करी गई है। लैक ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन पे बात करी गई है, यानी कि आप जिस कास्ट में पैदा हो रहे हो उसी का ऑक्यूपेशन आपको मिलता है। और यहाँ पे एंडोगैमी की बात करी गई है, यानी कि आप जिस कास्ट में पैदा हो आपको उसी के अंदर शादी करनी है। ठीक है। इन्होंने कास्ट को ना एज अ पार्ट ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन देखा, तो इन्होंने कास्ट को एज अ ऑप्रेसिव नहीं देखा। इन्होंने कहा कि हिंदूज में ये चीज फॉलो होती है, विच इज ओके। ठीक है। अब हम देखते हैं बी आर अम्बेडकर का, इनका रेडिकल क्रिटिक है। ये बेसिकली कास्ट को जो है गलत बताते हैं कि कास्ट वाली चीज जो है वो फॉलो नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा था कि कास्ट जो है ना वो एक इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करता है, जो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा होती है, एक दूसरे को ऊपर नीचे रखा जाता है, वो इस चीज को जस्टिफाई करता है कास्ट। ये डिस्ट्रॉय करता है फ्रेटर्निटी, यानी कि हमारी यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता है, और हमारे एक पोटेंशियल को भी खत्म करता है। बिकॉज ऑब्वियसली आपको इतने, अगर आप एक लो कास्ट से हो तो आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी एक अपर कास्ट वाले को मिलती है। ठीक है। कास्ट रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा, ऐसा हमें कहा था अंबेडकर ने। इन्होंने कहा था एनहाइलेशन ऑफ कास्ट इज नेसेसरी, यानी कि इन्होंने कहा था सिर्फ कास्ट को अगर हम रिफॉर्म कर देते हैं, यानी कि हम नए नए रूल्स निकाल देते हैं, रिजर्वेशन दे देते हैं, ये सब कर देते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि हमें कास्ट को रिमूव करना पड़ेगा कंप्लीटली अपनी सोसाइटी से, तो ही जो है एक बेटर होंगी चीजें। उन्होंने रिलीजियस फाउंडेशंस ऑफ कास्ट को भी काफी ज्यादा अटैक करा था कि जो ये रिलीजन बेस्ड है, यानी कि हिंदूज में सबसे ज्यादा फॉलो होती है ये, तो ये चीज जो है ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं राम मनोहर लोहिया पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फिगर है, सोशियोलॉजिस्ट हैं ये। इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच फॉलो करी थी कास्ट में। इन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट है विदाउट एंडिंग कास्ट इनइक्वालिटी। ठीक है। अगर डेमोक्रेसी किसी कंट्री में फॉलो हो रहा है तो वहां पे कास्ट नहीं होगा, ऐसा इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था बैकवर्ड कास्ट का मोबिलाइजेशन होना जरूरी है, यानी कि जितनी भी लो कास्ट है उन सबको साथ में मिलकर अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, ये कहा था। और उन्होंने कहा था रिजर्वेशंस मिलने चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन होना चाहिए, एजुकेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, हर जगह जो है कास्ट का एक रिजर्वेशन होना चाहिए। इन्होंने बेसिकली कास्ट, क्लास और पॉलिटिकल पावर को है जो तीनों को इकट्ठे रख के अपनी व्यूज प्रेजेंट करे थे। ठीक है। तो ये 3 मेजर थिंकर्स हमने पढ़ लिए, ये तीनों पे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है जीएस घुरे,
और B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ये पढ़ के जाना, मैंने अपनी तरफ से अच्छे से चीजें समझा दी हैं। कुछ समझ ना आ रहा हो तो नीचे मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है ट्राइब्स इन इंडियन सोसाइटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है MSO 004 सोशियोलॉजी इन इंडिया का। मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, तुम इस पीपीटी से यहाँ से पढ़ सकते हो। इस पीपीटी का लिंक चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना PDF। मैं थोड़ा बहुत तुम्हें समझाऊंगी, बिकॉज अगर मैंने बहुत सारा समझाया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखो ट्राइब्स जो है हम बेसिकली इन्हें आदिवासी कहते हैं, इंडिजीनियस पीपल हैं ये हमारे कंट्री के। इनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कैसे कास्ट जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स डिफरेंट होते हैं ट्राइबल ग्रुप से। ट्राइब्स का क्या फीचर्स होते हैं, एक तो टेरिटोरियल आइसोलेशन होता है, मतलब ये ज्योग्राफिकल, इनका एक एरिया जो है, एक ही एरिया में रहते हैं लोग। इनका कल्चर बहुत अलग होता है। ये बेसिकली जो है फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। और इनका किनशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन काफी स्ट्रांग होता है। इनके किनशिप रूल्स काफी स्ट्रांग होते हैं, यानी कि इनके आपस में रिलेशन जो है वो काफी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, और इनका ये लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करते, इनका अपना काउंसिल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्राइबल वर्सेस कास्ट। देखो ट्राइबल जो है वो टेरिटोरियल में बिलीव करते हैं, यानी कि अपने एरिया में बिलीव करते हैं, बट बल्कि जो कास्ट है वो रिचुअल बेस्ड होती है, जो हमने हायरार्की पढ़ी। ठीक है, ये एग्लिटेरियन होती है, सबको इक्वली रखते हैं। हायरार्किकल होती है कास्ट। ट्राइबल में कलेक्टिव बहुत यूनिटी होती है, कास्ट में इंडिविजुअल अपनी अपनी कास्ट से सबको मतलब होता है। ट्राइबल जो है वो डायरेक्ट होते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, और ये मीडिएटेड अथॉरिटी होती है, इनमें कोई ना कोई एक लीडर होता है। ठीक है, वेरियर एल्विन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है, इसको करके जाना अच्छे से। वेरियर एल्विन, देखो एल्विन ने क्या कहा था ट्राइब्स पे। इन्होंने कहा था कि हमें ना ट्राइब्स को फोर्सफुली अपनी सोसाइटी में नहीं लाना। ठीक है, हमें उनको अलग रहने देना है, हमने उनको अपनी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से नहीं, हमें फोर्स नहीं करना उनको आने के लिए इसमें। ठीक है, लेकिन उनका प्योर आइसोलेशन भी नहीं होना चाहिए, उनको बिल्कुल ही अलग नहीं कर देना। लाइक उन्हें दलित शुद्रा की तरह नहीं ट्रीट करना, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज उनको प्रोवाइड करनी है, लेकिन अपनी सोसाइटी में घुसाने की क्वेश्चन नहीं करना उनको। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा था कि मिडल पाथ फॉलो करो, ट्राइबल को ऑटोनॉमी दो, ट्राइबल को उनका हक भी दो, उनको अकेले रहने दो, लेकिन उनका धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन भी करो। ठीक है, उन्होंने प्रिमिटिव व्यू ऑफ कास्ट को चैलेंज करा था। उन्होंने कहा था जैसे हम कास्ट प्रिमिटिव व्यू ऑफ ट्राइब्स को चैलेंज करा था। उन्होंने कहा था जैसे हम ट्राइब्स को देखते हैं अपनी एक अलग सोच से, हमें वैसे नहीं देखना। ठीक है, उन्होंने एब्जॉर्प्शन की बात करी थी, यानी कि धीरे धीरे उनको मॉडर्नाइज करो। एब्जॉर्प्शन अगर हम कहें तो MN श्रीनिवास के टर्म में ये संस्कृताइजेशन है, यानी कि एक लोअर कास्ट वाला बंदा अपर कास्ट वाले को कॉपी कर रहा है क्योंकि उसे उसके जैसा बनना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब हम आ जाते हैं एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर एंड क्लासेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो रूरल इंडिया का बिगेस्ट इनइक्वालिटी सोर्स जो था ना वो है लैंड ओनरशिप, कि एक बंदा है उसके पास लैंड है, वो उसके टुकड़े कर देगा और छोटे छोटे बांट देगा, और फिर उनसे प्रॉफिट भी कमाएगा, उनसे रेंट भी लेगा, और उनकी जो फसल है उसमें से ही पार्ट लेगा। तो इससे काफी ज्यादा इनइक्वालिटी क्रिएट हुई हमारे इंडिया में। यहाँ पे क्या था, ये 5 जो दे रखे हैं ना, ये सबसे ऊपर ये हैं और सबसे नीचे ये हैं। अब सबसे ऊपर आ जाते हैं लैंडलॉर्ड्स, ये हैं जो रेंट खाते हैं। ठीक है, इनके पास सारा लैंड है, ये रेंट खाते हैं, प्रॉफिट खाते हैं और फसल भी लेते हैं। फिर आते हैं रिच पीजेंट, ये मार्केट से प्रॉफिट कमाते हैं बेचकर। ठीक है, फिर आते हैं मिडिल पीजेंट्स, ये अपना 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 देखते हैं, सेल्फ सफिशिएंट, कि मैं अब इतना उगा लूं कि मैं अपना पेट भर लूं। फिर आते हैं शेयर क्रॉपर्स, ये दूसरों का लैंड लेते हैं रेंट पे और उस पे जो है फार्मिंग करते हैं, और फिर ये लैंड का किराया भी देते हैं और अपनी फसल में से ही पार्ट देते हैं। और फिर आते हैं एग्रीकल्चरल लेबर, जिनके पास लैंड नहीं है और वो दूसरों के लैंड पे काम करते हैं। ठीक है, ये है हमारा इंडियाज अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रूरल सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ पे लैंड ओनरशिप, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में बात होती है। इसमें काफी ज्यादा इनइक्वालिटी है इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक एलीट क्लास है जो सारा देखती है और एक है जो ऐसी क्लास जिसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, इससे काफी ज्यादा जो है रूरल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स हो गए, रेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, लो वेजेस हो गया, कास्ट और क्लास का ओवरलैप भी यहाँ से हमें दिखता है। दलित्स जो है वो लार्जली एग्रीकल्चरल लेबर्स थे, सारे दलित जो है इसमें आ जाएंगे, तो इसलिए ये क्लास कास्ट ऑपरेशन कंबाइंड हो गए यहाँ पर। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स आए, काफी सारे पीजेंट मूवमेंट्स आए जिन्होंने इंडिया को बेटर कर दिया है।
यहाँ पे मैंने सारे जो आपको पांचों यहाँ समझाए हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये अग्रेरियन क्लासेस पढ़ लेना और इसको प्लीज अच्छे से रट के जाना, बिकॉज ये आपको ऐसे ही लिखनी है। फर्स्ट पे लैंडलॉर्ड्स ही आएंगे, फिर रिच पीजेंट्स, फिर मिडिल पीजेंट्स, फिर शेयर क्रॉपर्स और फिर एग्रीकल्चरल लेबर। ये आपको ऐसे ही जो है डायग्राम बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरसेक्शंस, यानी कि कास्ट, क्लास और जेंडर का इंटरसेक्शन होने पे क्या होता है। देखो, इनइक्वालिटी इंडिया में ना एक ही एक्सेस पे नहीं चलती, सिर्फ कास्ट पे नहीं, ये क्लास पे भी होती है और जेंडर पे भी होती है। अब हम पहले पढ़ते हैं कास्ट और क्लास से क्या होता है। देखो, अपर कास्ट जो है उनके पास लैंड ओनर्स थे वो, ठीक है। अब वो इकोनॉमिक उनके पास पावर भी है और रिचुअल स्टेटस भी है। कास्ट और क्लास, एक तो वो कास्ट से भी हायर है, फिर उनके पास इकोनॉमिक पावर है, लैंड वगैरह भी, पैसा भी है, तो वो क्लास से भी हायर हो गए। क्लास बेसिकली आपकी इकोनॉमिक चीजों पे डिपेंड करती है, आपके पैसे पे डिपेंड करती है। जैसे आज के टाइम पे इंडिया में मिडिल क्लास, अपर क्लास ये होता है, ये इकोनॉमिक चीजों पे डिपेंडेंट है। इसलिए अगर हम देखें तो अपर कास्ट पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हो गई और उनका रिचुअल स्टेटस भी स्ट्रांग हो गया और वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो गई। तो इकोनॉमिक मोबिलिटी बढ़ रही है, बट सोशल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी एग्जिस्ट करता है। जेंडर अगर हम देखें, एक तो देखो, अगर विमेन को वैसे ही नीचे माना जाता है, विमेन को इक्वल नहीं दिए जाते राइट, और अगर एक विमेन ऑलरेडी रिचुअल स्टेटस में भी नीचे है, यानी कि शूद्र या फिर दलित वुमेन है, तो उसका स्टेटस और कम हो जाता है, ठीक है। वुमेन जो है वो कास्ट बाउंड्रीज बहुत ज्यादा मेंटेन करती हैं, अपर कास्ट वुमेन वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस पुट करती हैं। लोअर कास्ट वुमेन डबल ऑपरेशन, क्योंकि कास्ट भी हो गया एक तो ऑपरेशन, फिर पैट्रियार्की भी हो गया, बिकॉज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो वही चीज की बात करनी है आपको। अब आ जाता है ट्रिपल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दलित वुमेन। मैंने यही आपको भी समझाया कि दलित वुमेन एज अ दलित भी उसको ऑपरेस करा जाएगा, एज अ वर्कर भी उसे ऑपरेस करा जाएगा और एज अ वुमेन भी उसे ऑपरेस करा जाएगा। तो हाईएस्ट एक्सप्लॉइटेशन रेट जो है वो दलित वुमेन का है, क्योंकि इनको कास्ट बेस्ड भी, क्लास बेस्ड भी और फिर जेंडर बेस्ड भी, तीनों चीजों से एक्सप्लॉइट करा जाता है। फेमिनिस्ट वगैरह ने इसको बहुत क्रिटिक करा है, ये आपको बतानी है पॉइंट्स, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है इस पीपीटी में। प्लीज इसे याद रखना, बर्मैनिकल पैट्रियार्की फॉलो होता है, इसलिए वुमेन की सेक्सुअलिटी को भी जो है कंट्रोल करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिडिल क्लास एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इजी, सबसे इजी टॉपिक है। देखो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, उसके बाद जो है मिडिल क्लास का काफी ज्यादा एक्सप्लोजन हो गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे एलपीजी, उसको मेंशन कर देना। मिडिल क्लास के फीचर्स वगैरह आपको पता होने चाहिए कि क्या है, यहाँ पे दे रखे हैं मैंने इस पैराग्राफ में। मिडिल क्लास के फीचर्स क्या हैं? एक तो व्हाइट कॉलर जॉब्स में होते हैं ज्यादातर, इनका एजुकेशन पे ज्यादा फोकस होता है, कंज्यूमरिज्म भी इनके पास ही ज्यादा है। ये नहीं है कि एक रिच इंसान है तो वो कंज्यूमर मटेरियलिस्ट होगा, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मटेरियलिस्ट है हमारी कंट्री में। न्यूक्लियर फैमिलीज इनकी हैं और इनका मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत होता है, यानी कि ये सोशल मीडिया और न्यूज वगैरह से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ग्लोबलाइजेशन का इन पे क्या इम्पैक्ट हुआ? एक तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन का, हमारा जीडीपी ग्रोथ हो गया, सर्विस सेक्टर बूम कर गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, लेकिन इनइक्वालिटी भी बढ़ गई, ठीक है। कल्चरल इम्पैक्ट, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो गया, हाइब्रिड कल्चर आ गया, हमारे कंजम्पशन जो है इंक्रीज हो गया। सोशल इम्पैक्ट, फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए, क्योंकि पहले जो है जॉइंट फैमिली थी, अब न्यूक्लियर हो गई है। जेंडर रोल्स भी डिफरेंट हो गए हैं। यही सब लिखना है तुम्हें ग्लोबलाइजेशन और मिडिल क्लास में। सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें सारे मूवमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तुम्हें मूवमेंट्स पता होने चाहिए कौन से मेजर मूवमेंट्स थे, मैं ज्यादा तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। पीजेंट मूवमेंट में बेसिकली फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात हो रही है। इनके जितने भी मूवमेंट्स थे इन्होंने लैंड, रेंट और डिस्प्लेसमेंट इशू पे बात करी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दलित मूवमेंट। यहाँ पे बेसिकली अंबेडकर लेड रिफॉर्म्स हुए थे दलित के लिए, कास्ट ऑपरेशन को फाइट करने के लिए। ट्राइबल मूवमेंट जो है ये अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट करी थी इन्होंने, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इनके डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। वुमेन मूवमेंट जो है इन्होंने अपने राइट्स के लिए करे थे मूवमेंट, वायलेंस के अगेंस्ट करे थे और रिप्रोडक्टिव राइट्स के अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं। तुम्हें ओल्ड वर्सेस न्यू सोशल मूवमेंट पता होनी चाहिए। पहले जो मूवमेंट्स होते थे ना वो क्लास बेस्ड होते थे और लैंड, रेंट इस सब पे होता था, लेकिन न्यू जो है वो आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं, जैसे कि LGBTQ मूवमेंट वगैरह ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए सेक्युलरिज्म एंड एनालिटिकल अप्रोचेस। इसमें बेसिकली इंडिया वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करी गई है। वेस्टर्न जो है वो नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, क्योंकि वो रिलीजन और स्टेट को सेपरेट रखते हैं, ठीक है। अगर हम यूएस में देखें तो उनका एक मेजर रिलीजन है और वो उसको प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है,
यहाँ पे वो लोग इंश्योर करते हैं कि वो इक्वालिटी दें और अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करें। तुम्हें बुक वर्सेस फील्ड व्यू पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। ठीक है, बुक व्यू अगर कोई सोशियोलॉजिस्ट फॉलो कर रहा है तो यानी कि वो सिर्फ फॉलो कर रहा है स्क्रिप्चर्स, बुक्स वगैरह पे अपना बेस कर रहा है, जितना भी उसका डेटा है, फैक्ट्स है। और फील्ड व्यू होता है एक एम्पेरिकल अप्रोच, यानी कि जब हम ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं, एथनोग्राफी देखते हैं, जाकर एक फील्ड में लोगों से बात करते हैं, रियल लाइफ चीजें जो है बताते हैं। ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजी को दोनों को कंबाइन करके अपनी चीजें जो है बतानी चाहिए, ये तुम्हें लिखना है अपने आंसर्स में। ठीक है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मैंने तुम्हें बता दिया है। अब जितनी चीजें थी इंपॉर्टेंट मैंने वो सारी डिस्कस कर ली है इस वीडियो में। कोई भी और डाउट्स हो तो मेरे से पूछ लेना नीचे कमेंट्स में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।